चलो भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, अच्छा, सो जैसे मैं बोल रहा था आपको, आई थिंक व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ इज लाइक वेरी वेरी बेसिक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है। अब लेंथ के हिसाब से आप देखते हो ना, तो आपके पूरे सिलेबस में अगर सबसे बड़ा चैप्टर कोई होगा सो दैट इज चैप्टर 2। अच्छा, अब इसमें ना सेक्शनल वेटेज है। पार्ट 1 अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दिस इज 40 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स। पार्ट बी इज 40 और पार्ट सी आपका वो कंपनी सेक्रेटरी का है विच इज़ 10 मार्क्स। बट एनीवे आई थिंक बहुत वो कंसर्न नहीं है कि 50 का क्या है 40 का क्या है। बट ये वाला जो सेक्शन है जो भी आप हाल फिलहाल में पढ़ रहे हो, दिस इज़ 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स में आप मेरे हिसाब से अगर इस चैप्टर का वेटेज देखते हो तो इट शुड नॉट बी लेस देन 15 मार्क्स। मतलब 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट आते ही आते हैं बिकॉज लेंथ काफ़ी है। एंड बाय द टाइम यू आर डन विद दिस चैप्टर यू विल बी डन विथ लाइक द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी लॉ। तो बहुत अच्छे से समझना। और इसके अंदर सारे बड़े बड़े प्रोसीजर हैं, मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट, उस टाइप का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट बहुत है और ऑब्वियसली लेंदी तो है ही, क्वेश्चन नहीं है उस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो नाउ दिस चैप्टर एसेंशियली डील्स विथ शेयर कैपिटल। नाउ बिफोर यू स्टार्ट शेयर कैपिटल, पहले एक बार ना वर्ड कैपिटल का मतलब समझते हैं। हाँ जी, अब जो कंपनी का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको दो मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कैसे? फर्स्ट जैसे बोलते हैं हम लोग शेयर कैपिटल, और दूसरा जैसे आप बोलते हैं डेट कैपिटल। सो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का दो मेजर क्लासिफिकेशन उसके, फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकेंड आपका डेट कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल किससे बनती है? शेयर्स। और कितने तरीके के शेयर्स? दो। कौन से? ओके, सो जब आप शेयर कैपिटल की बात करते हो, सो शेयर कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर आप डेट की बात करें, सो अलग अलग कंपोनेंट्स डेट कैपिटल के। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो वो आपकी डेट कैपिटल है। अगर आपने पैसा डिपॉजिट्स के फॉर्म में रेज किया वो भी आपकी डेट कैपिटल है। अगर पैसा आपने बॉन्ड्स के फॉर्म में रेज किया है, जो नॉर्मली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ये भी आपकी डेट कैपिटल है। या फोर्थ, अगर कंपनी ने कोई भी लोन लिया है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये भी आपकी डेट कैपिटल है। अच्छा, अब इसमें ये जितने भी आपने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, मुझे बताइए कौन सी परमानेंट है, कौन सी इम्पर्मानेंट है? इक्विटी परमानेंट कैपिटल है, प्रेफरेंस परमानेंट कैपिटल है, प्रेफरेंस परमानेंट है नहीं है? हाँ जी, परमानेंट मतलब जो परपेचुअली चलती रहती है कि कंपनी है तब तक कैपिटल है, इस परमानेंट कैपिटल। और जो परमानेंट नहीं आती है सब इम्पर्मानेंट कैपिटल है। हाँ जी, इक्विटी परमानेंट है, प्रेफरेंस नहीं है, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट आपने एक बार ली तो रीपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है, या फिर जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी वापस देना है? रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, मतलब अगेन इम्पर्मानेंट है। बॉन्ड का तो खैर सवाल ही नहीं आता है। लोन अगर आपने लिया है, परमानेंट है या टर्म होता है? लोन में टर्म होता है, तो ये भी परमानेंट कैपिटल नहीं है। तो अगर आप जितने भी क्लासिफिकेशंस देखते हैं ना, अगर आप इसमें से परमानेंट कैपिटल की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही है, कौन सी? इक्विटी। जब कंपनी बनती है तब इक्विटी कैपिटल आती है, और जब कंपनी को आप डिसॉल्व करते हैं एट द एंड, तो उस वक्त हम लोग पूरी की पूरी कैपिटल खत्म करते हैं, राइट? सो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसी कैपिटल है जो आपकी परमानेंट कैपिटल है, राइट? बाकी सब के सब टेम्परेरी है, एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, उसके बाद सारी की सारी कैपिटल आपकी खत्म हो जाती है। नाउ जो भी आपकी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के ऊपर कंपनी रिटर्न्स किस फॉर्म में देती है? डिविडेंड। इसके ऊपर रिटर्न्स किस फॉर्म में जाते हैं? डिविडेंड के फॉर्म में। और जो भी आपकी डेट कैपिटल है, डेट कैपिटल पे रिटर्न्स कैसी जाती है? इंटरेस्ट। सो शेयर कैपिटल पे डिविडेंड, डेट कैपिटल पे इंटरेस्ट। और शेयर कैपिटल के दो मेजर क्लासिफिकेशंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हाँ जी, नाउ व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल? कैपिटल कलेक्टेड थ्रू issue of equity. Very nice. And what is preference share capital? Capital collected through issue of preference shares is preference share. What is debt capital? Capital collected through issue of debt is debt capital. Nice. और कुछ classification?
जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। ओके, और अगर मैं पूछूं प्रेफरेंस क्या है तो आप बोलोगे जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है। ओ, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, नाइस, परफेक्ट है। हाँ जी, सो अब जब आप कैपिटल की बात करते हो ना, अगर हम लोग इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी इन्होंने बहुत सिंपलिस्टिकली डिफाइन किया है। परहैप्स अगर इक्विटी समझना हो तो पहले प्रेफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। सो लोग कैसे बताते हैं, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कैरी करती है? प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करती है। अच्छा, प्रेफरेंशियल राइट्स दो जगह, दो एरियाज में। पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसका क्या मतलब है कि जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी, पहले आप किसे पे करते हैं? प्रेफरेंस, और उसके बाद अगर कोई कंपोनेंट बच जाता है सो दैट इज पेड टू दी इक्विटी शेयर्स। बट पहले पेमेंट किसको जाता है? प्रेफरेंस। एंड सेकेंड इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, रीपेमेंट कब होता है कैपिटल का? ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। मतलब जब आप कंपनी को बंद कर रहे हो तो पहले पैसा हम लोग किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। उसके बाद जो पैसा बच जाए दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो प्रेफरेंस कैपिटल क्या होती है, और परहैप्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? विच हैज प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स दो जगह आप देते हैं, पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इस प्रेफरेंस। अच्छा, अब ये अगर प्रेफरेंस है तो इसके अगेंस्ट इक्विटी क्या मानी जाती है? इक्विटी मतलब विच इज नॉट प्रेफरेंस इज इक्विटी। अच्छा, कौन सी कैपिटल अच्छी है, इक्विटी प्रेफरेंस? हाँ, ये सबसे अच्छा आंसर होता है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ कंपनी। ओके, रिस्क के ऊपर। ओके, बहुत बढ़िया। और हाँ, दो फुकड़ का ज्ञान दे रहे हो तुम लोग जबरदस्ती का। हाँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके, मतलब टेन्योर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल के हिसाब से आप बात कर रहे हो। ओके, ठीक है। आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स आप बता सकते हो उसमें, और आई थिंक जो भी आप बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो। कौन सी कैपिटल अच्छी, कौन सी कैपिटल बुरी है, ये आई थिंक कोई भी नहीं बता पाएगा आपको अपेरेंटली। वो डिपेंड करता है कंपनी की नीड्स के ऊपर, है ना, कि मुझे किस तरीके की कैपिटल चाहिए, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ विच कैपिटल इज मोर सूटेबल टू माई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मेरी बैलेंस शीट के हिसाब से कौन सी कैपिटल ज़्यादा बेटर है ना। अच्छा, वाई समवन वुड इशू इक्विटी? बिल्कुल बेसिक्स की बात करें, अभी हम लोग बहुत हाई फंडू जाना ही नहीं है अपने को, बिल्कुल छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें बात करनी है। कोई इक्विटी क्यों इशू करता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल है आपकी, परमानेंट कैपिटल है, जिसमें रीपेमेंट का ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। तो जहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सब लोगों को वापस से रीपे कर दूं, या मुझे रीपे करना ही नहीं है, तो उस केस में मैं कौन सी कैपिटल इशू करूंगा? इक्विटी। ठीक है। व्हाई समवन विल इशू प्रेफरेंस? हाँ, मतलब अपन लोग अगर इन शॉर्ट में आपसे पूछूं, मैं हम लोग क्या करें, हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विटी के फायदे नुकसान क्या है, प्रेफरेंस के फायदे नुकसान क्या है ना। हाँ जी, प्रेफरेंस कोई क्यों इशू करेगा? ओके, लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कंपनी फॉर्म करना है, तो आई थिंक बहुत वेग थॉट हो गया वो। मैं उस वक्त के लिए बिल्कुल रेलेवेंट था कि प्रेफरेंस से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ जी, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है? शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा प्रेफरेंस का मैम? अच्छा, ओके, प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो भी मेरे को डिविडेंड एक पर्टिकुलर रेट से ही देना है। ओके, फेयर इनफ, टेकन। और वोटिंग पावर नहीं जाता है, ट्रू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि वोटिंग आप शेयर नहीं करते हो, परफेक्ट। एंड कंपनी का अगर कंट्रोल चाहिए, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, आई थिंक टेकन। और कुछ ऐसे मोटा मोटी आपने बताई दी, 3 पॉइंट सुनने थे मेरे को। हाँ, डेट, कोई डेट क्यों इशू करता है? कोई भी कंपनी डेट कैपिटल क्यों इशू करती है? शॉर्ट टर्म। ओके, मेरे अगर शॉर्ट टर्म कोई डेट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज है, वो पे ऑफ करने के लिए मैं, ठीक है, डेट कैपिटल इशू करता हूँ। ओके, और कोई थॉट? अच्छा, सुनना, आई थिंक वेल सेट। एक ना सिंपल सी बैलेंस शीट से आपको ना 2-3 के इंप्लीकेशंस बता रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको शायद ऐसा लगे कि बहुत हाईफंडू बात है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में आप इसके ऊपर क्वेश्चंस वैसे भी बहुत आराम से सॉल्व करोगे ना। सी,
अगर मैं इक्विटी की बात करूँ ना, इक्विटी का मेरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरी परमानेंट कैपिटल है, मुझे उसको रीपे नहीं करना है, ये इक्विटी का सबसे बड़ा फायदा। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूँ तो प्रेफरेंस का फायदा ये है कि मेरी वोटिंग जाती नहीं है, राइट, मतलब वोटिंग मेरे पास ही रहती है एंड एट द सेम टाइम वो डेट भी नहीं बनती है। अच्छा, अगर आप डेट की बात करोगे तो डेट का फायदा ये है कि ठीक है, मतलब एक तो मेरी ओनरशिप सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ मैं, और दूसरा मैंने अगर किसी से पैसा लिया है तो मैंने उसको टाइम पर पैसा वापस भी कर दिया, क्योंकि डेट में रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है। तो ये डेट का एक फायदा है। अब कौन सी कंपनी के लिए कौन सी कैपिटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये अगेन इस पॉइंट पर कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है, कारण जब तक आप उसकी बैलेंस शीट ना देखो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसके लिए आज की डेट में क्या अप्रोप्रिएट है ना। नाउ फॉर अ कंपनी समथिंग लाइक से जेट सहारा की अपन लोग बात करते हो, मे बी एयर इंडिया की आप बात कर सकते हो, कल शायद मैं कॉक्स किंग्स आपको बता ही रहा था, उसके बारे में बात कर सकते हो। वी वर्ड ऑफ फ्यू ब्रांड्स, नाम बताना मेरे को। पैंटलून्स, सब लोग नाम सुना हुआ है, ओके। सुजलॉन, सुजलॉन नाम नहीं सुना हुआ है, पवन चक्की, विंड मिल्स बनाती है। द नंबर 1 इन इंडिया, प्रॉब्ली 2 इन एशिया एंड टॉप 5 ग्लोबली। गुजराती कंपनी है, तुलसी तांती, नेवर हर्ड सुजलॉन, ओके। जेट सहारा, आई थिंक सबको ही पता है। और बिल्कुल रिसेंट कोई एग्जांपल लूँ तो और भी बहुत सारी मिल जाएगी। खैर अब ये 2-3 आप पहले एक बार इनके ना प्रॉब्लम समझना क्या है। अच्छा, पैंटलून्स इस किशोर बियानी ग्रुप कंपनी, मतलब सेंट्रल सेम ब्रांड है ना, वो फ्यूचर रिटेल पूरा की पूरा ग्रुप है आपका। एक टाइम पे मतलब व्हेन दे स्टार्टेड, आप ओरिजिनली अगर देखते हो 70s 80s में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो इट स्टार्टेड विद द ब्रांड नेम ऑफ पतलून। इट वॉज नॉट पैंटलून्स ओरिजिनल, इट वॉज पतलून। अब जब पतलून के नाम से स्टार्ट हुई ना तो क्या होता है, एक कैच होता है नाम के साथ हमेशा। अब आपने कोई शर्ट पहना और किसी ने पूछा शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कौन सी ब्रांड का, आपने बोला पतलून, तो वो जो एलिमेंट सेट हुआ था ना वो पूरा की पूरा वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि नाम ही इतना फैंसी नहीं है। अच्छा, उसी की जगह अगर कोई आपने बहुत फैंसी नाम ले लिया, यू सेइंग दैट टॉमी का शर्ट है, एटलीस्ट एक इंप्रेशन आता है। आप क्या बोलो किसका शर्ट, पतलून का शर्ट है, तो वो कैच नहीं आ रहा था ब्रांड नेम के साथ। तो इवेंचुअली 3-4 साल में प्रमोटर्स को ये रियलाइज हुआ कि इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द नेम। सो दे स्विच द नेम फ्रॉम पतलून टू पैंटलून्स। तो कंपनी डिड रियली रियली वेल। 20-25 साल इन लोगों ने ज़बरदस्त काम किया, एक अच्छा मार्केट सेट कर लिया, और इनका फोकस पहले दिन से बहुत सेंट्रिक था। दे ऑलवेज वांटेड टू डू वॉल्यूम्स। तो इनको ऐसा नहीं था कि मेरे को बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में काम करना है, लेकिन बिल्कुल मासेस में काम करना है मेरे को। सो वो क्लास वाला काम नहीं था, मास वाला काम था। तो इन लोगों की जो प्राइसिंग थी ना बहुत मिड सेगमेंट प्राइसिंग थी, बिल्कुल सस्ता भी नहीं था कि 300 रुपये में जीन्स दे देंगे आपको, एंड एट द सेम टाइम महंगा भी नहीं था कि 5-5 हज़ार रुपये की जीन्स है। तो एक बेसिक लेवल पे इन्होंने काम किया ना। प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये जो 2008 से 2013-14 का जो पीरियड था ना, फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज दैट वाज द वर्स्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज उस वक्त हर प्रमोटर को ये लग रहा था, हर एंटरप्रेन्योर को ये लग रहा था कि इंडिया में अब वो ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हो गई है। सो एवरीवन वेंट टू बुलिश। सब लोगों ने दबा के पैसा उठाया मार्केट से, और सबसे आसान तरीका अगर पैसा उठाना था तो वो डेट था, कि मैं गया किसी के पास, मैंने डिबेंचर ऑफर किया, पैसा ले लिया। बैंक के पास गया, बैंक को मैंने मेरे बैलेंस शीट दी, बैंक वैसी भूखी बैठी हुई थी कि बस लोन ले ले मेरे से कोई आके, और मैंने बैंक से लोन ले लिया। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, एक बहुत हेवी डेट कंपनी की बैलेंस शीट में आपको दिखने लगी। अब डेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इंटरेस्ट आपको रेगुलरली पे करना है। आई एम डूइंग प्रॉफिट्स, आई एम नॉट डूइंग प्रॉफिट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना है। सो धीरे 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 ये डेट पाइल अप होते होते, इंटरेस्ट की डिफॉल्ट बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट वो आया कंपनी की लाइफ में जब उसकी टोटल डेट बर्डन इट शॉट अप टू 7,000-8,000 करोड़। अब यार 8,000 करोड़ की डेट अगर आप आज लेके बैठे हुए हो, और लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 800 करोड़ मेरे को साल का सिर्फ ब्याज भरना है। अब अगर 800 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, बाकी मेरी फिक्स कॉस्ट जो है अलग है, राइट, तो आपको लगता है मैं प्रॉफिट कर भी पाऊंगा? तो बस ये सब दिक्कतें हुई इस कंपनी के साथ, एंड इवेंचुअली सी इट्स वर्स्ट फॉर अ बिजनेसमैन, राइट। सबसे बुरी बात यही होती है कि आई हैड टू सेल माई बिजनेस टू माई कंपेटिटर। और फाइनली फेट ये था पैंटलून्स का कि इन लोगों को 51%, मतलब मेजॉरिटी स्टेक अपने सबसे बड़े राइवल आदित्य बिरला ग्रुप को, आदित्य बिरला न्यूवो को सेल करना पड़ा। समथिंग सिमिलर हैपेंड विथ सुजलॉन एज वेल। सुजलॉन यार बहुत पॉपुलर ब्रांड है। अब खैर नाम नहीं सुनने का आई थिंक एक रीज़न ये रहेगा कि अपने को क्या करना है विंड मिल से, अपना कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अगर मैं पूछूँ आइनॉक्स लीजर का नाम सुना है तो
आई डोंट थिंक सो देल बी एनी एक्सेप्शन जिसने आइनॉक्स नहीं सुना होगा, जिसने पीवीआर नहीं सुना होगा, बिकॉज दैट इज द ब्रांड विच टचेज अ सोल एवरी डे. तो हर फ्राइडे को देर इज a leap of excitement and after falling in executive I'm sure you'll be even more crazy for movies now. तो ये ब्रांड नेम्स आपने ज़रूर सुने होंगे, बट सुजलॉन आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट ही नहीं करता है, तो हम लोगों ने कभी इसका नाम ही नहीं सुना. सेम प्रॉब्लम. दो बहुत अच्छी इनको बाई डील्स मिली, एशिया मिड एशियन कंपनीज थी. इनको ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छा एक्विजिशन है, बट द एक्विजिशन वॉज वेरी वेरी प्राइजी. दोनों कंपनीज को उठाया, जब कंपनीज खरीदी तो पैसा चाहिए था, डेट ली, और डेट से इन्होंने किसी कंपनी की इक्विटी खरीद ली. अब इक्विटी मेरे को फिक्स रिटर्न्स नहीं देती है, लेकिन डेट के ऊपर मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट जाता है. तो सेम प्रॉब्लम, डेट बढ़ता गया और 13-14 हज़ार करोड़ की डेट. एयर इंडिया, आई थिंक व्हाट इज ईगो. एयर इंडिया मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा दुनिया में आपको ईगो क्या होता है प्रमोटर का. नाउ एयर इंडिया इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, अब जितनी भी आप डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस देखोगे, एवरी कंट्री हैज़ अ गवर्नमेंट फ्लीट. हर देश की सरकार की एक ना एक फ्लीट है, राइट. आप फिर एसआईए की बात करो, और आप लुफ्थहांसा की बात करो, एतिहाद की आप बात करो, ये सब प्रीमियम सेगमेंट एयरलाइंस है. सो एयर इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट डे से वहाँ देखा है कि एयर इंडिया वुड बी दैट गवर्नमेंट फ्लीट जिसकी वजह से दुनिया हमको जानेगी. जैसे कि आज अगर मैं बोलता हूँ कि when someone says premium, the first name which comes to my mind is Singapore Airlines, right? I mean, there's no question about it. Etihad comes to my mind. But किसी के दिमाग में एयर इंडिया नहीं आता है. आप इंटरनेशनल भूल जाना, डोमेस्टिक में भी एयर इंडिया कोई प्रेफर नहीं करता. अगर एयर इंडिया मेरे को जेन्युइनली अगर पसंद होना, सिर्फ दो ही कारण है. पहला, बैगेज मेरे को 25 किलो का अलाउ करता है, जो बाकी फ्लाइट्स 15 किलो देती है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. और दूसरा, फ्री मील, खाना फोकट में देते हैं. बाकी एनीवन हु इज ट्रैवल्ड बाय एयर इंडिया, 1 2 3 4 आंटियाँ रहती है एयर होस्टेस, आंटी लिटिल 45-50. अब जब एक इंडियन माइंडसेट है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडियन माइंडसेट की बात कर रहा हूँ. जैसे आप प्लेन में चढ़ते हो ना, पहली चीज़ जो इंसान के दिमाग में आती है, आई एम श्योर आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ. तो किंगफिशर ने ना एक बहुत बढ़िया टोन सेट किया कि देयर इज सम एक्साइटमेंट टू ट्रैवल इन अ फ्लाइट, राइट. एंड वहाँ पर एक आंटी खड़ी, नमस्कार, एयर इंडिया में आपका स्वागत है. मत कर स्वागत, मत कर, तू, तेरे को देख के इच्छा नहीं हो रही कि तू स्वागत करे मेरा. तो अब ये आई थिंक पहला कैच था एयर इंडिया का. तो अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हो, इट वाज हॉरिबल. अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट फ्लीट है, तो दुनिया के जितने मेजर पोर्ट्स हैं, दे हैव अ प्रेफरेंस स्लॉट. तो शायद जो इंडिगो का ना मिलेगा, वो एयर इंडिया को सबसे पहले मिलेगा. रीजन, इट्स अ गवर्नमेंट फ्लीट, राइट. तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, फिर आप लंदन की बात करो, आप यूएस की बात करो, दे हैव फ्लीट्स देयर. तो इनके सबके स्लॉट्स बुक होते हैं. वो एयर इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज. 80s से लॉस में थी, 90s के दशक में लॉस में, 2000 लॉस में, 10 लॉस में, 2020 लॉस में. पिछले 10-12 साल से गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर वन बायर हु कैन बाय द एंटायर कंपनी. हाँ, 12-15 साल हो गए इनको एक बायर नहीं मिला. अच्छा, अब बायर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब भी एयर इंडिया किसी के पास जाती है और बोलती है कि मेरे को अपना 100% स्टेक सेल करना है, तो सामने वाला खुश हो जाता है कि यार मैं इंडियन एयरलाइन खरीद रहा हूँ, लाइक गवर्नमेंट से मैं एयरलाइन खरीद रहा हूँ. तो वो बैलेंस शीट देते हैं, और बैलेंस शीट सबसे पहले ये बोलती है कि तू मेरे को खरीद, लेकिन मैं आ रही हूँ एक बहुत बड़ी दहेज दौलत के साथ. और दहेज कितना है? 73,000 करोड़ की डेट. अब 73,000 करोड़ की डेट के साथ आपको लगता है कोई बाय आउट करेगा आपको आउटराइट की पूरा 100% खरीद लिया? सवाल ही नहीं है. नाउ फाइनली गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कोई इनको बेवकूफ़ मिला नहीं, तो अब नाउ दे आर ट्रिमिंग डाउन द डेट्स एंड दे सेइंग मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन डेट खुद रखता हूं जो मैं रीपे करूंगा, एज गवर्नमेंट मैं रीपे करूंगा, और बाकी की कंपनी अलॉन्ग विद जो भी उसकी एसेट वैल्यू की डेट है वो आप ले लो. अच्छा, दूसरा, फिर अगेन सेकेंड फैक्टर ईगो का. जितने भी मेजर सेक्टर्स आप देखते हो ना जहाँ पे एक्चुअली में हम लोग को पैसे की ज़रूरत है, वी ओपनड अप गेटवेज फॉर फॉरेन कंपनीज टू कम इन, राइट. हम लोगों ने एफडीआई नॉर्म्स ओपन किए. एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है नहीं कर सकती है. तो हम लोगों ने गेटवेज ओपन कर दिए. व्हेन इट कम्स टू एविएशन, एयरलाइन 49%, इसके ऊपर हम लोग अलाउ नहीं करते. मतलब 51% ऑफ द इक्विटी मस्ट बी हेल्ड बाय एन इंडियन पार्टी. अच्छा, आज मैं पूछता हूँ कि एयर इंडिया बिकेगी तो कितने में बिकेगी? अभी आप 5-7 दिन का रोज का पेपर उठा के देखना, दिस शुड बी द टॉप न्यूज़. कितने में बिकेगी? 50,000 करोड़. अच्छा, 50,000 करोड़ की कंपनी है. 50,000 करोड़ में अगर मेरे को 51% खरीदना है, मतलब 26,000 करोड़ मेरी जेब में होना चाहिए. फाइंड मी एन इंडियन प्रमोटर अपार्ट फ्रॉम अंबानी एंड अदानी फैमिली
who have 26,000 crores in their pocket. 26,000 करोड़ इनकी जेब में, एक भी नहीं मिलेगा. अब ये जब भी इस तरीके के बाय आउट होते हैं ना, अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस. एक दिन उसकी एसेट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कचरा हो जाएगी, और उस दिन कोई प्रमोटर आएगा, बोलता है मैं आउटराइट तेरे को खरीद लूंगा. तो what I personally feel is something similar is going to happen with Air India as well. कारण डेट बहुत बड़ा है. तो अब मैं इतनी बड़ी कहानी आपको क्यों सुना रहा था, सिर्फ एक वर्ड की वजह से, डेट. अच्छा, इज डेट बैड? मे बी येस, मे बी नो, डिपेंड करता है मेरी फाइनेंशियल नीड क्या है, मेरी भूख कितनी है. अच्छा, आज इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी उन लोगों ने रिलायंस रिटेल और जियो के लिए, मतलब वो पूरा फिर का जो प्लांट है आपका नवी मुंबई का, दे फ्यूज्ड इन 32,000 करोड्स, 32,000 करोड़ डेट के फॉर्म में उठाया. अब अगर एक मिनट के लिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उठाया, मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ कि समवन हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 32,000 करोड्स. पहला रिएक्शन क्या आएगा ये सुन के? 32,000 करोड़, 32 फॉलोड बाय 10 zeros, ये इतने का मैंने लोन लिया है. पहला रिएक्शन क्या आएगा? बर्बाद, बिक जाएगा. अच्छा, फिर जब मैं बोलता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 32,000 करोड़ का लोन लिया है, कंफर्ट, वाई? मेरे एनुअल प्रॉफिट्स कितने? 42,000 करोड़. डेट कितना लिया मैंने? 32,000 करोड़. मतलब मेरे एक साल के प्रॉफिट में मैं पूरी की पूरी डेट आज के आज राइट ऑफ कर सकता हूँ, राइट? तो इस कंपनी के लिए क्या ये डेट लॉजिकल था? द आंसर इज यस, राइट? तो बोलने का पर्पस क्या है कि कौन सी कंपनी के लिए क्या सूटेबल है, वो कंपनी की बैलेंस शीट, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख के ही हम लोग समझ सकते हैं. अच्छा, फॉर अ कंपनी विच जनरेट्स वेरी फास्ट कैश फ्लोज, उनके लिए डेट लेना बिल्कुल लाजमी है, एकदम रीजनेबल है. अगर वो लेते हैं तो सेंस नहीं है. आप किसी चाय वाले के पास जाना, उसको बोलना कि यार तेरे को लोन चाहिए, उसने बोला लोन चाहिए. कितने का लोन चाहिए? आपने बोला, उसने बोला 50,000 रुपये का, आपने उसको 50,000 रुपये का लोन दे दिया. अब इसका बिजनेस कैसा ना, क्विक है. 5 रुपये की चाय, 6 रुपये की चाय, 10 रुपये की चाय, खट 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 खट, रोज की मैंने इतनी चाय बेची, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर टी, ये फटाफट फटाफट मेरा कैश फ्लो निकला. तो उसके लिए 50,000 रीपे करना बहुत आसान है. अच्छा, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, जहाँ पे मेरे को पूरी यूनिट सेटअप करनी है, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, उसके बाद R&D करनी है, फिर मैं मशीनरी लेकर आऊँगा, फिर मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा, फिर मैं मार्केटिंग करूँगा, उसके बाद सेल्स करूँगा, सेल्स के बाद कहीं जाके मेरा प्रॉफिट आएगा. अब अगर इस कंपनी के लिए आप बोलते हो ना कि डेट लॉजिकल है, तो मरण है. जैगवार, अभी कुछ ऐसे बस एग्जाम्पल देता हूँ, आपको फील आ जाएगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ. लैंड रोवर, टाटा मोटर्स, तीनों नाम सुने होंगे सब लोगों ने, है ना? अब यार ये मेरे को थोड़ा, दिस स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव बीन अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स एवर सिंस. टाटा मोटर्स ने दे बॉट जैगवार एंड लैंड रोवर. हाँ, अच्छा, अब एक ब्रांड ट्रैक्शन क्या होता है और आई थिंक क्वालिटी एसेट क्या होती है ना, ये एक फंडा समझना इससे. दे बॉट बोथ द कंपनीज, जैगवार लैंड रोवर साथ में खरीदा. अच्छा, इट वॉज प्रीवियसली ओन्ड बाय फोर्ड. फोर्ड मतलब अगर फोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं है, वॉच दिस मूवी फोर्ड वर्सेस फेरारी, ब्यूटीफुली डन, मतलब ब्यूटीफुली डन, मज़ा आ जाएगा आपको. तो जब दुनिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड्स में किसी ब्रांड का नाम लिया जाता है ना, दैट्स फोर्ड, बिकॉज जो इंजन्स हेनरी फोर्ड ने बनाए दुनिया में कोई नहीं बना पाया. इनफैक्ट फिएट फॉर दैट मैटर, अगर वो पॉपुलर है तो इट्स बिकॉज ऑफ फोर्ड. a lot of Japanese companies ऐसा बोलते हैं सुजुकी फॉलोज द सेम मॉडल पैटर्न जो फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड ने उस वक्त बनाया था. मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स इन द वर्ल्ड फोर्ड, ऐसा बोला जाता है. अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी मतलब सच्चाई है, बट वट एवर यू रीड आई थिंक दिस इज़ वन कॉमन आंसर. अब क्या हुआ कि टाटा मोटर्स हैपन्स टू बी इन इंडियन ब्रांड. अच्छा, जैसे ही मैं टाटा मोटर्स बोलता हूँ ना, पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आता है ना, पहला इंडिका, दूसरा नैनो, तीसरा ट्रक. इंडिका मतलब टैक्सी, है ना, मतलब टाटा मतलब टैक्सी. मेरे लिए टाटा का सिनोनिम एक ही है, टैक्सी. दूसरी नैनो, गुड फॉर नथिंग. छोटा और सस्ता बनाने के चक्कर में दे फॉरगॉट दैट इट वाज अ कार. तो वो कभी फील ही नहीं आया. आई डोंट नो इफ यू ड्रिवन नैनो और नॉट, कभी चलाई आप लोगों ने, मेरे को नहीं पता. मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस थॉट को कि मैंने कभी प्रॉमिस किया था कि मैं 1 लाख की गाड़ी बनाऊंगा और मैंने सच में 1 लाख में कार बना दी. मतलब हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ टू द एंटायर मैनेजमेंट. क्वेश्चन ही नहीं उस बारे में, मतलब आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, बट अंडरस्टैंड इट्स अ कार. तो आप उसको इतना भी हल्का मत बनाओ कि मेरी सेफ्टी जीरो हो जाए. हाँ, आप इमीडिएट आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा, साले लाख रुपए में सब ले ले तू, तो नहीं चाहिए मेरे को लाख रुपए, तू 1.5 ले, 2 ले, 2.5 ले, 3 ले, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक ऐसी कार बना के देना जिसकी यूटिलिटी जेन्युइन हो मेरे लिए. एन ऑटो इज बेटर देन नैनो.
मतलब सच में ऑटो इज बेटर। आपने ऑटो चलाया नहीं चलाया, आई एम श्योर कभी ऐसे नौबत ना है, बट मैंने चलाया ऑटो, मतलब शौक से चलाया, ऐसा नहीं कि मजबूरी में चलाया, बट ऑटो चलाया। नैनो भी चलाई है, वेरी रिस्की यार, मतलब उसका बैलेंस कुछ है ही नहीं है। आपने 2 बार अगर गलती से जोर से घुमा दिया ना, सड़ करके टेढ़ी हो जाएगी गाड़ी। तो नैनो, ये दूसरा इंप्रेशन। और थर्ड, ट्रक्स, जिसमें टाटा मोटर्स जेन्युइनली दे आर वेरी नाइस। नाउ एक ऐसी कंपनी जो इंडिका मतलब टैक्सी बनाती है, जो नैनो बनाती है, इफ़ दे बाय आउट अ ब्रांड विच इज़ जैगुआर एंड लैंड रोवर, एसयूवीज़ में लैंड रोवर का मैच ही नहीं है, मतलब अनबीटेबल। है सेफ्टी में जैसे वोल्वो बोलते हैं, वैसे ही जहाँ एसयूवीज़ आती है लैंड रोवर, मतलब वेरी फाइटिंग। जैगुआर ठीक है, मैं उसको जर्मन कार से कंपेयर नहीं करता हूँ, बट इट कैरीज अ क्लास। एक जो उसका एक ब्यूटीफुल शोविनिज्म है, आई थिंक जो एक ऑरा उन्होंने क्रिएट किया, वेरी ब्यूटीफुली डन। एंड सी इट्स मोर ऑफ शो बिजनेस। ऐसा नहीं कि जैगुआर और वोल्वो में लोग मरते नहीं, उसमें भी मरते हैं, है ना। एक्सीडेंट होगा तो मरेगा ही मरेगा। और समय आया तो अपन तो इंडियन कल बुद्धि के हिसाब से चलो तो इसका समय आ गया था। अब वो किस में बैठा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बात किस चीज़ की है कि आई एम डूइंग अ कार विच इज़ 4 lakhs 5 lakhs एंड नाउ आई एम बाइंग अ ब्रांड विच इज़ 70 lakhs 80 lakhs, राइट। तो वो जब इंप्रेशन आया ना तो मैच ही नहीं कर पाए। अच्छा, टाटाज वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज इनके लिए पूरी ब्रांड पोजिशनिंग चेंज हो रही थी कि मैं एक बेसिक लोगन व्हीकल से मैं प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा हूँ, राइट। जैगुआर को लोग रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। अच्छा, अ लॉट ऑफ इंडियंस अनफॉर्चुनेटली इवन टुडे दे डोंट नो जैगुआर इज टाटा मोटर्स नाउ। हमने को जैगुआर मतलब ऐसे लगता है फॉरेन ब्रांड है। तो उसका एक रीज़न क्या था कि जैसे ही आप वो सुनते हो ना कि जैगुआर इंप्रेशन है, लैंड रोवर इंप्रेशन है, टाटा जैगुआर खत्म, टाटा लैंड रोवर खत्म, या टाटा रोवर खत्म। तो वो जहाँ वर्ड टाटा आया ना, जेन्युइनली दिल बी अ टाटा टू द ब्रांड। तो इसलिए इन लोगों ने सबसे अच्छा काम ये किया, उसका नाम चेंज नहीं किया। बट प्रॉब्लम विद द एक्विजिशन वाज इट वाज वेरी वेरी प्राइजी। और उस एक्विजिशन को करने के लिए इन लोगों ने अगेन बहुत बड़ा डेट बर्डन इकट्ठा किया मार्केट से। और दिक्कत क्या हुई, इमीडिएट रिपोकेशंस। 10 साल हो गए इस चीज़ को, आज भी टाटाज कुड नॉट सर्वाइव दैट जर्क, एंड इवन टुडे यू कैन सी द इंप्रेशंस ऑफ दैट एक्विजिशन ऑन देयर बैलेंस शीट। इवन टुडे 10-12 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन आज भी उसका इफेक्ट आपको उसकी बैलेंस शीट पे दिखेगा। एंड द स्टॉक सल्ट, पूरा का पूरा स्टॉक ही खत्म हो गया। बैड डिसीजन। तो बात किस चीज़ की है कि अगर मैं बोलूँ कि इक्विटी मेरे लिए अच्छी है, मे बी नॉट। डेट मेरे लिए बहुत अच्छी है, मे बी नॉट। अच्छा, इक्विटी अच्छी नहीं है, उसका भी अगर एक एग्जाम्पल देखना तो इंडिगो, गंगवाल एंड भाटिया। अभी खैर अपन लोग बहुत पेपर पढ़ते नहीं है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट बाय द टाइम आई फिनिश दीज बैचेस मैं एटलीस्ट आपको उस पॉइंट पर ले आऊँ कि यू स्टार्ट रीडिंग अ बिजनेस न्यूज़पेपर, जो मैं हमेशा चाहता हूँ। मतलब मेरा थॉट ही वही रहा है हमेशा से कि इट्स नॉट अबाउट अ डिग्री, CS आप सब बन जाओगे, क्वेश्चन ही नहीं उस बारे में। बट जब आप CS बनो एंड जब आप बोलो, यू लीव एन इंप्रेशन। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही चीज़ से आता है नॉलेज। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, अगर आपको पता है व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द मार्केट, मतलब मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट मतलब ओवरऑल कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आसपास इसका ब्रेकअप हो गया और उसके साथ भाग गई, ये आसपास वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए आसपास इज कॉर्पोरेट। तो एक बार उस टोन में आ गए ना, आई थिंक फिर लाइफ बहुत सॉर्टेड है। हाँ जी, तो इनके बीच में भी सेम इंडिगो, दोनों प्रमोटर्स गंगवाल और भाटिया, भयंकर वाला डिस्प्यूट चल रहा है एंड देयर आर चांसेस दैट द कंपनी विल सेपरेट। सो मे बी शायद आई थिंक जब तक अपन बैच खत्म करें, प्रॉब्ली यू विल गेट टू हियर दिस न्यूज़ दैट इंडिगो इज 2 नाउ। तो इंडी इज़ डिफरेंट एंड गो इज़ डिफरेंट। तो मे सो हैपन, ये मेरा अट्रैक्शन है, पता नहीं हो नहीं हो, मेरे को पता नहीं, लेकिन जो समझ में आता है पढ़ के। अब प्रॉब्लम यही था, पैसा उठाना था, एक और प्रमोटर को फ्यूजन किया, पैसा इक्विटी के फॉर्म में दिया, एंड नाउ दोनों शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, जो लार्ज शेयर होल्डर्स है डिस्प्यूट चल रही है। नाउ कंपनी इज ट्राइंग टू ट्वीक द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और बहुत कुछ चल रहा है। वो मैं बताऊंगा, वो टॉपिक आता है ना, वो पूरी कहानी सुना मन मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को कि क्या हो रहा है इंडिगो में, प्रॉब्लम क्या है। तो इक्विटी हो सकता है अच्छी हो सकता है बुरी हो, डेट हो सकता है अच्छी हो बुरी हो, किस पे डिपेंड करता है? आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको उस कंपनी को देखना है। यहाँ तक सब लोग साथ में चले ना। सो अब अगर बात करूँ मैं कैपिटल की, सेम थॉट, 2 कैपिटल, पहली इक्विटी, दूसरी प्रेफरेंस। इक्विटी इज समथिंग विच इज नॉट प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस मतलब जिसको आपने प्रेफरेंस दी 2 एरियाज में। पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब पहले पैसा आप किसको दोगे, पहले डिविडेंड किसको दोगे, प्रेफरेंस को, उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो इक्विटी को दोगे। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी
तो पहले हम लोग किसका पैसा चुकाएंगे? प्रेफरेंस का। उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो इक्विटी को वापस देते हैं। सब लोग साथ में ना? बस आई थिंक ये इस चीज़ में इतना भी अगर आपको ध्यान है तो काफ़ी है। हाँ, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड शेयर? बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। सो दे सेइंग अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। सो शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये वाला जो शेयर है ना, दिस शेयर मीन्स पोर्शन, हिस्सा, है ना? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, मतलब उस कैपिटल का एक कंपोनेंट इज बेसिकली शेयर। डन? चलिए जी, नाउ गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये कुछ बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं, आई थिंक ये तो आपको सब पता होंगे, मतलब अकाउंट्स में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, सो दिस थिंग कैपिटल कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स। पहला आपकी शेयर कैपिटल, दूसरी आपकी डेट कैपिटल। अभी क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब यार ये बताते जाना ज़रा एक एक करके। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड इज मैक्सिमम शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखी होती है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? उसके ऊपर कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती है। ओके, जब भी आप ऑथराइज लिखते हो, इंक्लूड बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस और जस्ट इक्विटी? बोथ। बोथ। सो मेरी ऑथराइज्ड 1 करोड़ है, मेरी प्रेफरेंस 40 लाख है और इक्विटी भी 40 लाख है और मेरे को फर्दर इक्विटी करनी है, तो कितने की कर सकता हूँ? 1 करोड़ की ऑथराइज्ड, 40 इक्विटी, 40 प्रेफरेंस, और अगर फर्दर इक्विटी इशू करना है तो कितने की कर सकता हूँ? 20। ये क्या था? मैं भी चमक गया 1 मिनट के लिए। अच्छा, अच्छा, वो एसी का काम कर, मैं वो यार ऐसे करके रस्सी आई नीचे से, बोला गले में बांध के नीचे क्या। शिट। हाँ, थैंक गॉड अभी नहीं, अगर रात को होता ना ऐसा मेरा मिडनाइट मैराथन चल रहा है, नीचे से एक रस्सी आ रही है, तो टक कर गया, खत्म ही था खेल भाई। और एक तो दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड यार, बहुत डर लगता है मेरे को तो यार, लोग अलग अलग बातें करते, बट खैर कोई भूत वूत तो नहीं, मैं रात को काफ़ी रुका हूँ यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, सो हाँ, 1 करोड़ ऑथराइज, 40 पेड अप इक्विटी, 40 प्रेफरेंस पेड अप। अब इक्विटी और इशू करना है, कितनी की हो सकती है? 20, है ना? मतलब जब आप ऑथराइज बोलते हो, इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? आपकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल, जिससे आगे कंपनी पैसा रेस नहीं कर सकती है। अच्छा, अब दूसरी मेरे को ये बताना, इशूड क्या होती है? इशूड मतलब क्या? इशूड क्या है? ओह, जितना हमने पब्लिक को ऑफर किया है। सो व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? व्हाट इज ऑफर्ड टू पब्लिक? चलो, अब ये ना एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि सपोज एक कंपनी है जिसने अपने 10 लाख शेयर्स ऑफर किए ऑफ ₹10 ईच, तो आपकी टोटल इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़, है ना? कितने शेयर्स ऑफर किए? 10 लाख। कितने रुपए के? 10 रुपए के। तो टोटल इशूड कितनी हो गई? 1 करोड़ की। नाउ 10 लाख शेयर्स में से, ठीक है, 10 लाख शेयर्स में से पब्लिक ने 9 लाख शेयर सब्सक्राइब किए। कितने सब्सक्राइब किए? 9 लाख। तो टोटल कितना पैसा मिल गया आपको? 90 लैक्स। तो ये 90 लैक्स इस पर्टिकुलर केस में क्या बन गई आपकी? सब्सक्राइब्ड। अच्छा, कितने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए? 1 लाख। कितने के? 10 रुपए के। तो ये जो 10 लाख है, ये क्या है? अनसब्सक्राइब्ड। डन? सो 9 लाख सब्सक्राइब्ड, 1 लाख रुपए अनसब्सक्राइब्ड। ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी समझना, शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आउट ऑफ ₹10, लेट्स से कंपनी ने अभी 7 रुपए कॉल किया और टोटल 10 लाख शेयर सब्सक्राइब हो गए। दूसरा केस ले रहा हूं मैं,
10 लाख शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो गए, कंपनी ने कॉल कितना किया, 7 रुपये, और सभी लोगों ने पे कर दिया, ठीक है। सो कितना पैसा मिल चुका है आपको, 70 लाख, है ना। जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया और जो पैसा मिल गया वो बनाता है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, है ना। 7 रुपये पर शेयर कॉल किया था, 7 रुपये लोगों ने पे कर दिया। अच्छा, अब कितना यहां पर अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है, 3 रुपये, तो 30 लाख, ये क्या बन जाती है आपकी अनकॉल्ड कैपिटल। सब बचपना है। तो फेस वैल्यू के ऊपर जो पैसा मिल गया, कॉल्ड अप अनकॉल्ड, और जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं वो सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड। तो नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे कौन सी कैपिटल बनती है, कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए उस पर कौन सी कैपिटल बनती है, सब्सक्राइब, और पर शेयर वैल्यू के हिसाब से कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड, है ना। ओके, एंड लास्ट व्हाट इज पेड अप, जो पैसा आपको मिल चुका है ना। सो अगर कंपनी ने टोटल 10 लाख शेयर्स ऑफर किए थे 10 रुपए के, और मान लीजिए पूरे 10 लाख शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो गए, और कंपनी ने कितना कॉल किया, 10 रुपये पूरा कॉल कर लिया, तो जो 1 करोड़ आया है ये क्या है, आपकी पेड अप कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, अब से इतने क्लासिफिकेशंस ना अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम में है, राइट। आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखते हो ना, तो अपने को 3 ही चीज़ें मेजरली ध्यान रखनी है। पहला ऑथराइज्ड, दूसरा इशूड, और तीसरा पेड अप, ठीक है। व्हाट इज ऑथराइज्ड, मैक्सिमम। व्हाट इज इशूड, ऑफर टू द पब्लिक। व्हाट इज पेड अप, अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, है ना, इज पेड अप। बस ये 3 अगर आपको पता है तो आई थिंक काफ़ी है। सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, ये सब अकाउंट्स में बहुत काम में आता है, बट यहाँ पर उस सब चीज़ों को कोई रेलेवेंस नहीं है। अल्टीमेटली अपने लिए क्या मैटर करता है, पेड अप, कि कितना पैसा मिला है उससे मेरी कैपिटल बनती है, ठीक है। चलिए, सो ये सारी की सारी आपकी टाइप्स ऑफ कैपिटल और उस कैपिटल के क्लासिफिकेशंस। नाउ हाँ, एक बार ये देख लेना जरा कौन कौन से वर्ड्स डिस्कस किए हम लोगों ने। ऑथराइज देखा है, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, प्रेफरेंस इक्विटी पहले बता दिया आपको। प्रेफरेंस क्या होता है, 2 जगह प्रेफरेंस है, कहाँ, पेमेंट ऑफ कैपिटल, सॉरी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और जो प्रेफरेंस नहीं है वो सारी की सारी क्या है, इस इक्विटी। क्लियर है सबको ये। चलिए नाउ आगे, बस ये कितना सा पढ़ा दो फिर देखते हैं। हाँ जी, मीनिंग नेचर ऑफ शेयर्स। अच्छा यार, ये जो नए लोग हैं सब, यार वो ना आपकी नोटबुक्स वगैरह सब कलेक्ट कर लीजिए प्लीज़, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट की प्लीज़ सेपरेट नोटबुक बनाना, है ना। क्लब मत कीजिए। अगर कंपनी लॉ है तो इसकी नोटबुक अलग है, अगर सिक्योरिटीज़ है तो उसकी बुक अलग है, अगर SBC है तो बुक अलग है ना। हर सब्जेक्ट की एक बुक बना लेना, बिकॉज काफ़ी रहता है लिखने का, ठीक है। सो वो कभी भी वो एक बुक में ही सब चलता जा रहा है, आपका एंड तक आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो, वैसे मत करना, है ना। तो हर सब्जेक्ट की एक बुक बना लीजिए प्लीज़। और कंपनी लॉ तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज क्लास में भी लिखने का रहेगा और उसके अलावा होमवर्क रोज़ का ही रहता है ना। सो प्लीज़ एक बुक आपको अलग से बनाना ही है। हाँ जी, ना मीनिंग एंड नेचर ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये वैसे पढ़ लिया अभी हम लोगों ने, एक बार फटाफट बस ये पॉइंट्स रन थ्रू कर लो। सो पहले सबसे पहले देर सेइंग शेयर्स होते क्या है, दे सेइंग शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये डिफाइंड है, एक्ट में डिफाइंड है। और कहाँ पर डिफाइंड है, मतलब कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, है ना। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 वर्ड शेयर्स डिफाइन करता है। और शेयर्स कैसे डिफाइन करता है, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, कौन से, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। चलो देखते जाना, ये शेयर्स के कुछ फीचर्स हैं, आई थिंक बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। तो पहला दे सेइंग राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। अच्छा, डिविडेंड कहाँ से पे करते हो, नहीं जाता कहाँ से, प्रॉफिट से, है ना। तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड पे करना है, नहीं, सवाल ही नहीं आता है। तो डिविडेंड हमेशा कहाँ से जाता है, प्रॉफिट। इट इज़ नेवर अ चार्ज ऑन कैपिटल, इट इज़ ऑलवेज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, हमेशा प्रॉफिट से पे करते हैं। अच्छा, फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, पढ़ा था ना। इट एक्सक्लूड्स मनी इन एक्शनेबल क्लेम्स, इंक्लूड्स स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, याद है। तो गुड्स की डेफिनेशन में भी आपने वर्ड शेयर्स को रिकॉग्नाइज किया। अच्छा, जब आप गुड्स की डेफिनेशन में उसको रिकॉग्नाइज करते हो, मतलब दे आर ट्रांसफरेबल, आप कभी भी उसे ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, डिस्टिंक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, हाँ, हर शेयर का एक यूनिक नंबर होता है ना। अच्छा, अब बस यार इसमें मुद्दे की बात ये ध्यान रखना,
सी कंपनी लॉ जब आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो ना, तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, फिर वो लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सिक्योरिटीज़ पढ़ते हो ना, तो उसमें हम लोग सिर्फ लिस्टेड के हिसाब से बात करते हैं, यहाँ पर कंपनी के हिसाब से बात करते हैं। इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ कंपनीज, वी हैव अबाउट 14 लाख ऑड कंपनीज। इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, 12-14 हज़ार लिस्टेड कंपनीज है, इट्स 1%। तो सिक्योरिटीज़ आप सिर्फ उस 1% कंपनीज के लिए पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे बाकी वो 99% भी कवर्ड है ना। तो यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डीमैट और डिपॉजिटरी वो सब बातें अपने को यहाँ पे दिमाग में रखनी नहीं है ना। यहाँ पे कंपनी शेयर्स और वो अनलिस्टेड ही मानना है अपने को, ठीक है। चलो, आई थिंक बस ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें। अभी ये खैर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आगे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आई थिंक सब चीज़ें हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे। होमवर्क कर ले, चलो ठीक है, आपका टाइम ही हो गया। चिराग सर ने लेट छोड़ा है यार आज। अरे यार सुनो, ए भाई अब छुट्टी मत मानना, ये तो बचपन था आज का जो भी मैंने बताया आपको। कल मैं प्रीमियम डिस्काउंट और डीवीआर स्टार्ट करूँगा, भयंकर इंपॉर्टेंट है ना। प्लीज़ छुट्टी मत मानना, बिल्कुल रेगुलर रहना। और नोटबुक आप बना लीजिए यार, जो भी लोग सब नए नए हैं आप प्लीज़ नोटबुक बना लो। अब लिखना चालू करना है अपने को अच्छे से, है ना। कल से सारे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, मेन पार्ट अब चैप्टर का स्टार्ट होगा, है ना। लो, क्या क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये है शायद, यही है ना क्वेश्चन 24, है ना। चलो ये लिख लिया सब लोगों ने? नहीं आया? 1 2 3 4 नाइस 5, ओके बहुत बढ़िया। बाकी सबको आ गया? किसने नहीं लिखा? आया बट लिखा नहीं, एब्सेंट ही था। तो भाई सुयश किधर इतने दिन से, कहाँ था? हाँ, और शर्मा जी हो गया कॉलेज वॉलेज का काम सब? हो गया, चलो नाइस। अच्छा क्वेश्चन देख लो एक बार ज़रा क्या है। सो दे सेइंग 3 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विथ द सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज सेम कंपनीज। तो 3 कंपनीज है XYZ, तीनों के जो शेयर होल्डर्स हैं सेम है। से फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन है कि X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z लिमिटेड, और तीनों के लेट्स से शेयर होल्डर्स ABCDEFG, ये इसमें भी शेयर होल्डर है, ये सातों लोग Y में भी शेयर होल्डर्स हैं और ये सातों लोग Z में भी शेयर होल्डर्स हैं, है ना। तो दे आस्किंग कि ये तीनों की तीनों सेम कंपनीज हैं क्योंकि तीनों के शेयर होल्डर्स एग्जैक्टली सेम है। अलग अलग है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में भी लिखा है सभी लोगों ने कि जैसी कंपनी बनती है इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, है ना। तो भले ही शेयर होल्डर सेम हो लेकिन 3 अलग अलग एंटिटीज़ हैं। सब लोगों ने यही लिखा है, वेरी नाइस। एक आध सुना दो कोई यार, भूल जाते थे। फिर यार देख एकदम परफेक्ट लिखा है, मतलब गलत है ही नहीं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आई थिंक 5 on 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तकलीफ क्या होगी, इतना बड़ा आंसर अगर एग्जाम में लिखेगा ना तो बाकी छूट जाएगा, तो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है ना, वो अपन कट शॉर्ट कर सकते हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं आंसर। अच्छा सारे नए दोस्त मेरे, रोज़ ये सिस्टम रहेगा ही रहेगा, मैं रोज़ आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए,
आपको लिख कर लाना है, नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा, है ना, कि आइडियल आंसर कैसे लिखना है आपको। चलिए फर्स्ट पॉइंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन देखा अभी तक, एक केस वाला क्वेश्चन देखा है, ये थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरी आपकी क्वेश्चन टाइप है, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कोई आते हैं तो पहला केसेस आते हैं, दूसरा कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड आपका डिफरेंशिएशन वाला एक क्वेश्चन आता है विच इज 16 मार्क्स, मतलब 4-4 मार्क्स के 4। ये फिक्स है, एग्जाम पैटर्न मतलब सालों सालों से सेम चला रहा है। कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर लिखने में दिक्कत आती है एज कम्पेयर टू अ केस लॉ। केस लॉ ऐसा होता है कि अगर वो प्रिंसिपल समझ में आ गया ना कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो फिर लोग बहुत आराम से लिख लेते हैं। अच्छा, एंड तक उनको पता नहीं होता कि उनका आंसर सही है गलत है, लेकिन स्टूडेंट को हमेशा ऑप्टिमिज्म काफ़ी रहता है उनके अंदर, उनको यही लगता है कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने सोचा है, और इंस्टीट्यूट एक्जैक्टली वैसे ही सोचती है जैसा मैं सोचता हूँ। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिकी इसलिए होते हैं बिकॉज जब आप ये क्वेश्चन सुनते हो ना, तो अपने को सुन के ना ऐसी फीलिंग आती है कि बस एक वर्ड में कंक्लूड कर दूँ येस और नो। अब जैसे ये क्वेश्चन भी जब आपने पढ़ा होगा ना, तो फर्स्ट टाइम अपने को ऐसा लग रहा होगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा ना, पहला ही रिएक्शन में नो है ही नहीं, तीनों अलग अलग है। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट स्टूडेंट क्या करता है, येस नो से स्टार्ट करता है, ये येस नो पे कंक्लूड कर देता है कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में? नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, कमेंट। तो जब आप कमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ना सिर्फ प्रोविजंस इलेबोरेट करना है, येस नो नहीं लिखना है। अरे समझ में? अब चलिए एक बार आंसर लिखते हैं, देखो समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, हाँ, एक भी आंसर, ओके, एक भी आंसर आपकी पूरी बुक में जो मैं लिखवाऊंगा वो ऐसा नहीं होगा जो पैराग्राफ में। अपने 100% आंसर्स पॉइंट्स में ही होंगे, ओके। और ये बिल्कुल कार्डिनल रूल है, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आंसर्स आप लिखते हो, जिस भी थियोरी पेपर में आप लिख रहे हो, आंसर हैज टू बी रिटन इन पॉइंट्स। पैराग्राफ में आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, कौन सा? जो नहीं आता है, ओके, बस वही आंसर पैराग्राफ में लिखना, बाकी हर आंसर पॉइंट्स में ही लिखना। पैराग्राफ में इसलिए लिखना है बिकॉज वैसे भी आप श्योर हो कि कुछ नहीं मिलने वाला, अपने को आता ही नहीं है, तो पूरा पैराग्राफ जितना आता है ना सब लिख दो, उससे आसपास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है सब लिख दो, और उसको बोलोगे अब तू इसमें से अच्छा आंसर ढूंढ के मेरे को मार्क्स दे दे। तो उसमें गोदागादी करके आना, ताकि बाकी कहीं पर भी ये बेवकूफ़ी मत करना, आंसर हमेशा कैसे लिखोगे, पॉइंट्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कुछ नाम दिया कंपनी का? कुछ भी नहीं ना, ओके। फर्स्ट पॉइंट, अ कंपनी इज अ जो लोग नए हैं, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। अभी मैं बता दूंगा आपको क्या करना है, वो जो अपना एक टॉपिक है उसका मैं सब आपको एक साथ इकट्ठा करवा दूंगा। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, distinct from its members from the day it is formed and registered. It is formed and registered. Second, there may be a possibility that there are multiple companies having similar objects, with exactly same shareholders. Third point, even though the owners are same, comma, the company is registered
separately with the registrar. Registered separately with the registrar. Separately with the registrar. Fourth, therefore, even if three companies are formed with, even if three companies are formed with same set of shareholders, they are still separate legal entities. They're still separate legal entities. Done? चलिए, अब ये आंसर अगर आप देखते हो ना, तो इसमें आपने कहीं ट्रू फॉल्स येस नो ऐसा कुछ लिखा है नहीं है ना? तो बस इसी तरीके से एकदम स्मूथली इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर करने। आज का क्वेश्चन लिख लीजिए। (26) फोटो खींचना है, बड़ा क्वेश्चन। नखरे ग्रुप पे हैं सब लोग, सभी लोग नहीं होंगे यार। फोटो खींचो फटाफट, ग्रुप पे डाल ही रहा हूं बट कल ड्रामा मत करना, क्वेश्चन नहीं मिला हमको, फोटो नहीं खींचा, अभी खींच लो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन 20 नहीं बोल दूं, लिख लो फटाफट, अगर लिखना है तो। लिखना है, लिखो जल्दी से, 1 मिनट लगेगा, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। बहुत ड्रामे साला तुम्हारे। डन, श्योर।